नमस्कार दोस्तों, मैं बस 1 मिनट पहले पहुँचा हूँ। मुझे लगा कि मैं आप लोगों को अपनी आवाज़ सुना के आप लोगों को बता दूँ कि मैं बिल्कुल वक़्त का पाबंद हूँ और पहुँच गया हूँ। आज यहाँ जश्न हिंद के फ़ेसबुक पेज पर हमारी दोस्त मृदुला टंडन और ममता किरण का आग्रह था कि मैं आऊँ और आप लोगों से बातचीत करूँ। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है कि आज जो हालात हैं दुनिया भर में कोविड-19 का खतरा और उसकी वजह से दिक्कतें और उसकी वजह से दहशत, डर का माहौल है। एक नई तरह की ज़िंदगी हम लोगों ने शुरू की है कि अपने घर में बैठे, अपने कमरे में बैठे, अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर आप सबसे बातचीत की जा सके, अपने मन की बात आपसे साझा की जा सके और बताया जा सके कि हम आज जिन हालात में हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आहिस्ता-आहिस्ता हम सब वापस मिलना शुरू करेंगे, ज़िंदगी दोबारा पटरी पे आएगी। चाहे बहुत लोगों ने अपनी जान दे के कुर्बानी दी है एक तरह से अपनी ज़िंदगी की और हमें ये चेतावनी दी है कि हमें ठीक-ठाक तरीके से जीना है, रहना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ॉर्मूला बताया गया है, उसे हम सब मान रहे हैं। जो मान रहा है, जो भगवान कृष्ण की तरह रणछोड़ बन के, डर के काम कर रहा है, वो ज़िंदा है, वो ज़िंदा रहेगा। तो ये शायद पहली बार है जब कहा जा रहा है कि डरोगे तो बचोगे और अगर बचोगे तो मिलोगे। तो दोस्तों आज के दिन कुछ अपने बारे में बताऊँगा, कुछ आपकी सुनूँगा, अगर आपके कुछ सवाल आएँगे, कुछ बातें आएँगी, तो उनका जवाब भी दूँगा। दरअसल बात ये है कि भाई लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और ममता किरण इतने प्यारे इंसान हैं कि इनको मिलने के बाद महसूस होता है कि भगवान ने जैसे इन दोनों को बहुत फुर्सत से बनाया और उसके बाद कहा कि देखो तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो और तुम्हें जो देखेगा उसे देखने का ही इतना सुख मिलेगा कि वो जिस तरह से कहते हैं कि भगवान के दर्शन हुए तो ये शिव पार्वती की इतनी खूबसूरत जोड़ी है कि इनसे इन्हें भगवान ने दोनों को ये भी कहा कि जाओ, मैं क्योंकि हर जगह नहीं पहुंच के कविता कर सकता, तो तुम दोनों जाके वहां गजल भी लिखो, कविता भी लिखो। तो ये दोनों इस तरह से हम लोगों के दिलों के करीब आ रहे हैं अपने लेखन के जरिए। ये लंदन भी आए, इन लोगों के साथ थोड़ा वक्त लंदन में बिताने का मौका मिला। कभी कभी दिल्ली में भी जाके मुलाकात होती है, मौका लगता है। तो आज मैं शुरुआत करता हूं अपने बचपन से कि मैं पंजाब में पैदा हुआ। पंजाब में एक छोटा सा गांव है। अब वो छोटा नहीं रहा, अब तो वो काफी बड़ा हो गया है, बल्कि वो लुधियाना का एक हिस्सा ही बनता जा रहा है। उसे जगरांव कहते हैं। तो मैंने अपनी कहानी काला सागर में लिखा था कि जगरांव में दो महान लोग पैदा हुए थे। दूसरे का नाम लाला लाजपत राय है। तो पहला तो आप जानते ही हैं कि कौन है। तो दो महान लोग जगरांव में पैदा हुए। उनमें से एक देश आजाद कराने के लिए अपनी जान दे गया और दूसरा देश आजाद होने के 5 साल बाद पैदा हुआ। तो बचपन पंजाब में बीता। पिताजी रेलवेज में काम करते थे, हम उनको बाबूजी कहते थे। हमारे यहाँ पिताजी को बाबूजी और माँ को चाई जी कहने का रिवाज था और ये एक कारण है क्योंकि बड़े भाई को भाऊजी कहा जाता था। तो हमारे चाचा लोग भाऊजी कहते थे हमारे पिताजी को, तो हम भ नहीं बोल पाते थे तो भाऊजी तो बाऊजी हो गया। और माँ को भरजाई जी कहते थे तो भरजाई क्योंकि हम नहीं बोल सकते थे तो वो चाई जी हो गया। तो पंजाब में शायद इसी तरह से बाऊजी और चाई जी कहने का रिवाज चला और हम अपने घर में इसी नाम से पुकारा करते थे। मेरी माँ बहुत छोटी थी जब उनकी शादी हुई। वो करीब 14.5 साल की थी और मेरे पिता उनसे करीब 9-10 साल बड़े थे।
पिताजी खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें कुछ अंग्रेज़ों की हत्या करने के जुर्म में फांसी की सज़ा हो गई। युवा थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता केस चला, तो जब किंग जॉर्ज या किंग एडवर्ड जो भी उस समय थे, उनका बर्थडे आया तो जनरल पार्डन में हमारे पिता भी छूट गए। और उनकी एंगेजमेंट का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है कि हमारे नाना जी के बड़े भाई हमारे दादाजी से मिले, तो एक ही बिरादरी के हैं, तो पूछा, उनसे बता रहे थे कि भाई मेरे भाई की बेटी है, उसकी अब शादी की उम्र हो रही है, 14 साल की हो गई है। तो दादाजी कहते हैं बेटा तो मेरा भी है लेकिन वो आजकल जेल में है। तो नाना जी के भाई ने पूछा कि भाई कोई मर्डर शर्डर का केस तो नहीं? तो दादाजी कहते हैं नहीं, देश प्रेम के चक्कर में गया हुआ है, तो छूट जाएगा। तो ये बात तय हो गई नाना जी के बड़े भाई और दादाजी के बीच के, अगर मेरे फादर जेल से छूट के आ गए तो उनका और मेरी माँ का विवाह हो जाएगा। ना मेरी माँ को पता था कि उनकी शादी की बात हुई है, और फादर तो लॉकअप में थे। और यहाँ दो बुजुर्गों ने तय कर दिया था कि ये दोनों अपनी बाकी जिंदगी इकट्ठे बिताएंगे। तो वक्त बीता, देश आजाद हुआ। अ, हमारे दादा दादी अपने बच्चों को लेके दिल्ली आ गए। पहले अंबाला रुके, फिर दिल्ली। इसी तरह हमारे नाना नानी भी बच्चों को लेके पहले अंबाला आए, फिर अंबाला से रोहतक चले गए। तो अंबाला में तय हुआ कि मेरी माँ और मेरे बाबूजी की शादी हो। शादी तय हो गई, मगर जैसे होता है कि कुदरत कुछ खेल खेलती है, तो शादी वाले दिन शाम को करीब 6 बजे समाचार आया कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई। उनको गोली मार के किसी ने उनकी हत्या कर दी। तो एक ऐसी शादी हुई जिसमें ना बैंड बाजा था, ना शोर शराबा था। बस एक गैस लैंटर्न लेके बारात पहुंच गई, शादी हो गई। और उसके बाद पहले मेरी बड़ी बहन पैदा हुई, फिर मैं, और मेरे 6 साल बाद मेरी छोटी बहन। तो ये हमारा परिवार था, माँ, पिताजी, 2 बहनें और मैं। तो शुरुआती पढ़ाई गुरुमुखी में हुई, ज़ाहिर है क्योंकि पंजाब में रहते थे। वहाँ से फिर हम जब पंजाब छोड़ के दिल्ली आए तो पहली बार हिंदी देखी कि हिंदी क्या होती। और 6th, 7th, 8th में हमने हिंदी पढ़ी। बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि समझ नहीं आती थी। और 9th से हमने साइंस ले ली। और साइंस लेने का फायदा ये हुआ कि हमें हिंदी पढ़नी नहीं है, जरूरी थी। 9th में साइंस स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्रिकल एंड मैकेनिकल ड्राइंग, बस ये पढ़ते थे। और अंग्रेजी। तो फिर बी ऑनर्स इंग्लिश किया, फिर एमए इंग्लिश किया। तो हमें जरूरत नहीं पड़ी कभी हम हिंदी पढ़ें। एमए पास करते करते किताब लिखने का शौक जागा था। तो पहली किताब, अभी हम 24.5 साल के थे, छप के आ गई थी, जो हमने लॉर्ड बायरन पर लिखी थी अंग्रेजी में। और उससे अगले ही साल हमने जॉन कीट्स पर एक किताब लिखी, वो भी साथ ही साथ छप गई। तो यानी कि साहित्य से जुड़ाव तो था, क्योंकि बाबूजी खुद उर्दू में लिखा करते थे, तो घर में लिखने का माहौल था। बाबूजी नज़्में लिखते थे, गज़लें लिखते थे, और अफ़साने लिखते थे। उन्होंने 2 उपन्यास भी उर्दू में लिखे। और एक बार उन्होंने एक मज़ाहिया
कविता पंजाबी में लिखी, जो हमारे उस छोटे से पंजाब के शहर में बड़ी हिट हो गई। तो वो उस कविता का उन्वान था कि कदे रब जे मैनू बनांदा ज़नानी, यानी कि काश अगर कभी प्रभु ने मुझे औरत बनाया होता तो क्या होता? तो ये क्योंकि इनहेरिट किया था उनसे लिखना और फिर एमए के दौरान इंदु से मुलाकात भी हुई। दरअसल इंदु को पहली बार देखा था जब वो हायर सेकेंडरी में फर्स्ट आई थी पूरे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। तो उसका फ़ोटो देखा था वहाँ, जो अखबार में छपा, उसके बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न में एक मिस्टर दत्त हुआ करते थे वाइस चांसलर कुछ, शायद उन्होंने उसको कुछ गोल्ड मेडल वगैरह दिया था। तो माँ से कहा था कि बड़े होके इसी लड़की से शादी करूँगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ, शादी हुई और शादी के तुरंत बाद हम दोनों अ, बॉम्बे आ गए। अब बॉम्बे में पहले ट्रेनी था मैं, तो मुझे ₹461 का स्टाइपेंड मिलता था और हम दोनों ₹1000 किराया दिया करते थे। मैं ये बता दूँ कि मैं अपनी सारी पढ़ाई जो की थी नौकरी के साथ की थी। मैं बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता था और उसके साथ बीए ऑनर्स और एमए इंग्लिश जो किया वो शाम को दिल्ली कॉलेज से और अ, पोस्ट ग्रेजुएट इवनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। तो जब हम बॉम्बे में जाके बसे, तो वहाँ इंदु ने पीएचडी शुरू की और हमारा जीवन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से शुरू हुआ कि हमने जो कमरा किराए पे लिया था, उसमें हमने एक अलमारी किराए पे ली ₹10 महीने पे और एक डोली जिसमें हम दूध और खाने का सामान रखते थे, अभी फ्रिज था नहीं। तो इस तरह किराए की चीज़ों से अपने जीवन की शुरुआत दोनों ने की, क्योंकि बस 2 सूटकेस लेके बॉम्बे आए थे और तो कुछ लिया नहीं था, दिया नहीं था। वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत और एक-दूसरे को समझने की शुरुआत हुई और पता लगा कि कैसे हम दोनों मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली शायद एक-दूसरे के लिए बने। एक-दूसरे को समझा, एक-दूसरे को जाना और इंदु ने मेरे अंदर जितना रॉनेस थी, जितनी कमज़ोरियाँ थीं, उन सबको आहिस्ता-आहिस्ता बिना मुझे बताए, बिना मुझे समझाए, बिना ये जताए कि मुझ में कितनी कमज़ोरियाँ और कमियाँ हैं, उसने एक अच्छे गाइड की तरह मुझे सुधारना शुरू किया। और उसी में ये हुआ कि उसने जब पीएचडी शुरू कर ली अपनी, तो करीब 80 उपन्यास लिए अपनी थीसिस के लिए। तो उसने मुझे ये कहा कि आप भी तो लिटरेचर पढ़े लिखे हैं, आप भी ये पढ़ जाइए। तो अगर आप इसको पढ़ जाएँगे तो हम दोनों डिस्कस करेंगे, तो मेरी पीएचडी आसानी से हो जाएगी। अब मैंने वो उपन्यास पढ़ने शुरू किए। मैंने श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, नरेंद्र कोहली की दीक्षा और जगदीश चंद्र का कभी ना छोड़े खेत और उनकी जो उपन्यास त्रयी है और कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और उसके साथ हिमांशु जोशी, चित्रा मुद्गल, मन्नू भंडारी इन सबको पढ़ना शुरू किया। इससे पहले मेरी हिंदी की जो पढ़ाई थी, वो सिर्फ जासूसी नावलों तक सीमित थी और एक उपन्यास मैंने पढ़ रखा था जिसका नाम था गुनाहों का देवता। वो हमारे ज़माने में युवा पीढ़ी के लिए एक बाइबल जैसी होती थी कि जो भी व्यक्ति अ, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अ, गुनाहों का देवता केवल पढ़े नहीं, सवाल ये होता था आपस में कितनी बार पढ़ा है और हर जवान आदमी चंदर होता था, हर जवान लड़की सुधा होती थी। बस चंदर और सुधा जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़
के रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए थे और हम पता नहीं कितनी सुधाओं के चंदर थे और हर सुधा के कितने चंदर थे, ये उस ज़माने में पता ही नहीं चलता था। मगर बहुत अच्छा ज़माना था। मैंने शादी के बाद वो उपन्यास इंदु को दिया पढ़ने के लिए। मैंने कहा देखो मैंने हिंदी का सबसे अच्छा उपन्यास पढ़ रखा है। डू यू थिंक कि मुझे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है हिंदी में? तो इंदु ने उस उपन्यास को 2 दिन पढ़ा और उसका जो रिएक्शन था वो मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाला था। उस दिन मुझे पता चला कि इंदु मेरे मुकाबले कितना मैच्योर दिमाग रखती है। एक तो बात ये कि वो एमए हिंदी करके आई थी और उसने गुनाहों का देवता नहीं पढ़ रखा था। यानी कि उसके लिए उस उपन्यास की उतना महत्व नहीं था कि उसे पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा जब उसने पढ़ा, तो जो कोल्ड सा रिस्पॉन्स दिया, उससे मुझे अपनी साहित्यिक समझ की सीमा समझ आ गई पूरी तरह से कि भई हाँ, मुझे कितनी अक्ल है साहित्य को लेके। फिर जब उसने उपन्यास मेरे साथ डिस्कस करने शुरू किए, तो मुझे ये लगा कि यार ऐसी चीज़ें तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैंने फिर हिंदी में अपनी पहली कहानी अपने एक टीचर थे, हम उनको पंडित श्याम मोहन जुत्शी कहते थे। नाम उनका श्याम मोहन जुत्शी था, कश्मीरी थे। इतनी फ्लॉलेस अंग्रेज़ी बोलते थे और अंग्रेज़ी साहित्य की समझ मेरे अंदर उन्होंने ही पैदा की थी। उनके ज़रिए ही मैंने ओथेलो जब पढ़ा शेक्सपियर का, तो मैंने अपना एक लेख लिखा था, जिसकी पहली लाइन थी, ओथेलो इज़ अ ब्लडी फार्स। और मैंने उस आर्टिकल में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि ओथेलो से ज़्यादा घटिया कैरेक्टर पूरे अंग्रेज़ी साहित्य में कोई नहीं। तो मेरे जो लेक्चरर थे, वो बहुत खुश थे कि मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट आया है, जो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन साहित्य की कर सकता है और वो भी इवनिंग क्लासेस में। तो अब सोचिए एक लड़का है जो नौकरी बैंक में करता है, जिसके हिसाब से उसे बीकॉम करनी चाहिए, लेकिन ही एंड्स अप डूइंग बीए ऑनर्स इन इंग्लिश और बीए ऑनर्स इंग्लिश में वो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका अपने अध्यापकों के साथ कैसा रिश्ता बना होगा। उन दिनों हमारे यहाँ हिंदी के जो लेक्चरर होते थे, उनमें से एक थे सुधीश पचौरी, जो बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन और वाइस चांसलर भी बने। और एक हमारे गुरुदेव थे प्रताप सहगल, वो बिल्कुल यंग थे उस टाइम, नए-नए लेक्चरर हुए थे। लेकिन मुझे इन दोनों से डायरेक्टली पढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं हिंदी पढ़ता ही नहीं था। लेकिन जैसे होता है हमारा जो ज़माना था उसमें अध्यापक गुरुदेव थे और हमें उनकी बाकायदा इज़्ज़त करनी थी। तो वो इज़्ज़त आज भी है। अगर आज भी प्रताप सहगल सर मिलेंगे या सुधीश पचौरी सर मिलेंगे तो हम उनके पाँव छुएँगे बिकॉज़ यही ट्रेडिशन हमारे ज़माने में था। हम कभी उनके साथ बैठने की कोशिश नहीं करते थे। अगर वो बैठे होते थे तो हमारी कोशिश होती थी कि हम खड़े रहें। तो जब मेरी वो पहली कहानी मैंने लिखी तो मुझे पता चला कि मुझे हिंदी लिखनी आती नहीं है। तो मुझे पता चला कि मैं अंग्रेज़ी में सोचता हूँ और फिर उसका दिमाग में ट्रांसलेशन करता हूँ और उसके बाद उस ट्रांसलेशन को हिंदी में लिख देता हूँ। तो इंदु ने मुझे काफ़ी एनकरेज किया। उसने कहा सब ठीक हो जाएगा, आप हिंदी लिखेंगे, आप चिंता मत करिए। तो उसने मुझे कहा कि आप अंग्रेज़ी में सोचने के बजाय अगर पंजाबी में सोचेंगे तो हिंदी ठीक लिखेंगे बिकॉज़ वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। ट्रांसलेशन जब आप दिमाग में करें तो
इंग्लिश टू हिंदी ना करके पंजाबी टू हिंदी करें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक टाइम आएगा कि आप खुद ही हिंदी में सोचेंगे और आप सपने भी हिंदी में देखने लगेंगे। तो बड़ा एनकरेजमेंट मिला और जो पहली कहानी लिखी थी उसे पहले इंदु ने काट-छाँट की। उन दिनों नरेंद्र कोहली जी से हमारी बहुत अच्छी मित्रता थी, वो इंदु से राखी बँधवाया करते थे। तो हमने अपनी कहानी उनको भेजी कि साहब हम अब हिंदी के कहानीकार बन रहे हैं। तो 22-23 पेज की कहानी थी, उन्होंने काट-छाँट के 8 पेज की करके अपने टाइपिस्ट से टाइप करवा के मुझे भेज दी कि अब ये कुछ कहानी जैसी लग रही है। तो उन दिनों नरेंद्र कोहली पे बहुत गुस्सा आया था कि मेरी इतनी मेहनत, इतने पेज लिखने की और उन्होंने काट के 8 पेज हाथ में थमा दिए। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि कितना अच्छा है कि उन्होंने उस समय वो काट-छाँट की। अगर उन्होंने ना की होती, तो मैं पता नहीं अपनी कहानियों में क्या ऊल-जलूल लिखता चला जाता। उन्होंने मुझे बिना कुछ कहे ये समझा दिया कि कहानी में 2 शब्द हैं, एक कहा और एक नहीं। तो जो कहना है वो तो महत्वपूर्ण है, मगर जो नहीं कहना है वो आपको अवश्य पता होना चाहिए, तभी आपकी कहानी फ़ोकस्ड रहे। तो आप देखिए कि आपको एक ऐसा टीचर मिला, पहला जिसने हिंदी लिखनी सिखाई, हिंदी की सोच पैदा की मेरे में और मेरी कहानियों की इनिशियल करेक्शंस की। और दूसरा नरेंद्र कोहली ने उसको काट-छाँट करके बिना कुछ समझाए सब कुछ समझा दिया। अब मैंने अपनी पुरानी कहानी को इस नई कहानी के साथ मिला के देखा, तो फाइनली मुझे लगा कि बहुत अच्छा किया नरेंद्र कोहली ने कि मेरी उस कहानी को इस तरह से एडिट किया। अब मुझे आगे से कहानी लिखनी आ जाएगी। आप किस्मत देखिए कि उन्हीं दिनों बहुत सारी एयर होस्टेसेस को रिट्रेंच कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। मैं एयर इंडिया में था, तो मैंने उनका दर्द देखा, दर्द को समझा। तो एक लड़की मुझे मिली जो एयर होस्टेस दिल्ली से बॉम्बे आई थी। वो रो रही थी, मैं उसे घर लेके आया। इंदु ने उसे खाना खिलाया, चाय पिलाई, प्यार से बिठाया, उसकी सारी कहानी सुनी। वो कहानी इंदु को सुना रही थी, मगर मैं चोरी-चोरी पूरी कहानी सुन रहा और उसे अपने दिल में बैठा रहा। तो उस एयर होस्टेस ने मुझे अपनी ज़िंदगी की दूसरी कहानी दी और वो कहानी मैंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्नीक इस्तेमाल करते हुए कोहली जी ने कहा कि भई ये कहानी शायद हिंदी में एयरलाइन पर लिखी पहली कहानी है। तो उस एयर होस्टेस के सपनों के धराशायी होने की जो कहानी है, उसे मैंने लिखा और उसका नाम था उड़ान। और बंबई यूनिवर्सिटी के देवेश ठाकुर जो खुद बड़े साहित्यकार थे, जिन्होंने कई उपन्यास लिखे, भ्रमभंग वगैरह, उसके अलावा और कई उपन्यास हैं उनके, शीशे का घर और कुछ इस तरह से हैं। लेकिन वो एक किताब निकाला करते थे, वर्ष की श्रेष्ठ कहानियां। तो उन्होंने उसमें उड़ान कहानी को शामिल किया। तो बड़ा हौसला बढ़ गया कि भाई मुझे तो कहानी प्रकाशित कराने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो अब जब कहानी दूसरी छप गई तो अब हमें लगा यार कि अब हम कहानीकार बन गए, अब हम लिख सकते हैं। मगर अभी भी होता यही था कि मैं कहानी लिखता था और मुझे पहले इंदु से ठीक करवाना पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं हिंदी की कहानी पहली गो में ठीक से लिख पाऊंगा। मगर मेरी कहानियों की एक बड़ी खासियत ये थी
कि मेरी कहानियाँ कोई मॉस्को में लिखी गई, कोई रोम में लिखी गई, कोई न्यूयॉर्क में लिखी गई, कोई कनाडा में लिखी गई। यानी कि जहाँ कहीं मैं फ्लाइट पे जाता था और मेरे पास वहाँ लेओवर होता था, तो वहाँ के होटल में रुकते थे। तो वहाँ जब बाकी लोग डांसिंग के लिए जाते थे, पब्स में जाते थे, शॉपिंग के लिए जाते थे, मैं वहाँ अपने स्विमिंग पूल के किसी कोने में बैठ के आराम से कहानी लिखता। तो मेरी जो तीसरी कहानी है, वो कहानी थी कड़ियाँ, जिसमें एक दादा और पोते का संबंध है। तो मुझे लगा कि अगर दादा और पिता में नहीं बनती, तो पोते को तो डबल प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि जो पिता के हिस्से नहीं आया वो भी मिलना चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं। जो दादा का फेवरेट बेटा होता है, उसी के बच्चे दादा को ज्यादा फेवरेट लगते हैं। ये एक ठोस सच्चाई है। लेकिन मैं, क्योंकि प्रिंसिपल्ड किस्म का लड़का था, तो मैं सोचता था कि नहीं, मेरा हक दादा के प्यार पे ज्यादा है। फिर एक दो ऐसी घटनाएं हुई कि जैसे मुझे वादा किया कि 10वीं पास करो तो घड़ी ले दूंगा, 11वीं पास करो तो साइकिल ले दूंगा। वो वादे किसी तरह रह गए पूरे। कोई मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने चाहा होगा कि भाई ना पूरे किए जाए, मगर कई बार हालात ऐसे होते हैं कि वादे पूरे होते हैं। तो अब इस लड़के के दादा की डेथ हो गई। तो ये लड़के का सवाल ये है कि दादाजी आप मर कैसे सकते हैं? आप तो मेरे देनदार हैं, आपने मेरा उधार चुकाना है। तो इस कहानी में मैंने बड़ी मेहनत से एक पेंटिंग जैसा शब्द चित्र बनाने का प्रयास किया इसके अंत में, कि पहले एक कैमरे से उसकी फोटो लेके और फिर उस फोटो के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े-थोड़े रंग जमा के उसे एक पेंटिंग के रूप में बना के उसका एंड बनाया मैंने। कि जब पोता पहुँचता है शमशान घाट, तो दादाजी की चिता सजी हुई है और उसके पिता जो है वो अपने सिर के बाल मुंडवा के और चिता के चक्कर लगा रहे हैं और चिता को अग्नि दे रहे हैं। तो वो ये हैरान होता है कि जिनकी आपस में बनती नहीं थी, वो अ, किस तरह से सामाजिक कर्म जो हैं, वो पूरे करते हैं, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जैसे ही चिता में से लपटें ऊपर जाती हैं, तो पोते को दिखाई देता है कि उस चिता में से एक साइकिल निकलती है और वो जाके शोलों पे स्थिर हो जाती है। और एक पहिया घड़ी बन जाता है और दूसरा उसके पिता का मुड़ा हुआ सर, और वो पहिए घूमने शुरू कर देते हैं। अग्नि जल रही है, साइकिल के पहिए घूम रहे हैं और उस लड़के से और नहीं देखा जा सकता। वो बस उसी इमेज को अपने दिमाग में बसा के शमशान घाट से बाहर आ जाता है। तो इस तरह ये एक बात मुझे समझ में आ गई कि घटना कहानी नहीं बन सकती। अगर आप केवल घटना लिखेंगे, तो वो सत्य कथा हो जाएगी। घटना पत्रकारिता हो सकती है, घटना सत्य कथा हो सकती है, घटना कहानी नहीं हो सकती। कहानी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो घटना है उसमें कल्पना का जो तड़का है वो जरूर लगे, और लेखक का एक उद्देश्य हो कि भाई मैं ये कहानी लिख रहा हूं तो मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं इस कहानी के माध्यम से कहना क्या चाहता हूं। तो कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है कि मैं ये जो कहानी लिख रहा हूं, इसका उद्देश्य ये है, ये कहानी मैं अंततः ये कन्वे कर पाऊंगा। फिर वो कहानी की भाषा, कहानी के बिंब, कहानी के पात्र, कहानी के पात्रों की भाषा उसी हिसाब से तय करता है।
और जब एक बार ये सब शुरू हो जाता है, उसके बाद लेखक के हाथ में कुछ नहीं रहता है। फिर वो पात्र अपनी भाषा, अपना स्थान, अपना मूवमेंट हर चीज़ खुद तय करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। मृदुला जी को मेरी एक कहानी बहुत पसंद है, अ, मौत एक मध्यांतर। वो कहानी जब मैंने लिखनी शुरू की, तो उस कहानी का अंत दिमाग में पहले से था। दरअसल हमारे यहाँ इंग्लैंड में हमारी कथा यूके की संरक्षक ज़किया ज़ुबैरी हैं, जो खुद हिंदी और उर्दू की एस्टेब्लिश्ड लेखक हैं और काउंसलर भी हैं। उन्होंने लेबर पार्टी के टिकट पे 5 बार इलेक्शन जीता है। उन्होंने मुझे एक लाइन बताई कि उनकी एक नीस अ, अस्पताल में थी अपने पति के साथ, तो उसने ज़किया जी से कहा कि खाला, ये ऐसा हुआ कि ये जो दिन मैंने बिताए ना अस्पताल में, ये मेरे लिए शायद ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। क्योंकि मैं पहली बार अपने पति के साथ अकेली थी। मुझे कभी अपने पति के साथ अकेले वक़्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। सास, बच्चे, घर में कुछ इस तरह से माहौल था कि मैं कभी अपने पति के साथ बैठ नहीं। और ये दिन इतने दर्दनाक थे कि मुझे पता था कि बस ये साथ कुछ दिनों का है, अब ये यहाँ से मैं अकेली ही वापस जाऊँ। तो ये अंत दिमाग में तय था कि कहानी यहाँ आके खत्म हो जाएगी। अब कहानी लिखनी शुरू की। पहले तो फॉर्मेट कहानी का क्या हो, तो एक महक नाम का कैरेक्टर तैयार किया गया, जो सोच भी हो सकती है, खुशबू भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, अपना एक्सटेंशन भी हो सकता है हमारी नायिका का। उससे वो बातें कर रही, कुछ लिख के, कुछ बोल के। और जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ी, तो मैंने देखा कि मेरा कंट्रोल उस कैरेक्टर से हटता जा रहा है। वो कैरेक्टर कहानी को वहाँ खत्म करने को तैयार नहीं है, जहाँ मैंने एक लेखक के तौर पे अपने आप को तैयार किया था कि मैं कहानी को यहाँ खत्म करूँगा। वो कहानी औरत के हक की कहानी बन गई। वो कहानी बदल के ये डर कि मरते वक़्त मेरा पति किसका नाम लेगा, माँ का या मेरा, इस एक कॉन्फ्लिक्ट में पत्नी किस तरह से निर्णय लेती है, किस तरह से एक्शन करती है, वो उस कैरेक्टर ने हक मेरे से छीन लिया और उसने कहा, नहीं, ये कहानी मैं यहाँ जाके खत्म करूँगी, मेरी सोच ये है। मैं कहानी लिखने से पहले, शुरू करने से पहले कई दिन तक अपने कैरेक्टर से बातें करता रहा। अकेले रहने का एक ये बड़ा सुख है कि जब मैं उन कैरेक्टर से बात करता हूँ, तो कोई मुझे ये नहीं कहता कि तू पागल तो नहीं हो गया? लेकिन मैं उनसे पूछता रहता हूँ, उनसे बातें करता हूँ कि भई हाँ, तुम्हारी सोच क्या है? इस स्थिति को लेके तुम क्या सोचते हो? काफ़ी देर तक उनसे गुफ्तगू होती है। इसी तरह कई बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने कहानी लिखनी शुरू की, एक थीम को दिमाग में लेकर उसे आगे बढ़ाया और उसके बाद अचानक पता चला कि कहानी के जो पात्र हैं, वो मेरी सोच से एग्री नहीं कर रहे। तो ऐसे में मैंने ये देखा है कि जब तक कि ये विद्रोह जो कैरेक्टर कर रहे हैं, वो विध्वंसात्मक नहीं है, वो सब कुछ अस्त-व्यस्त नहीं कर तोड़ नहीं रहा, तो मैं बाकायदा उन कैरेक्टर्स के साथ चलता हूँ।
जो शब्द वो बोलना चाहते हैं मैं उनको बोलने देता हूँ। और जब वो जाके उसे खत्म करते हैं कहानी को, तो मैं उस कहानी को छोड़ देता हूँ। कई दिन तक उसकी तरफ देखता ही नहीं। क्योंकि कहानी लिखनी शुरू की थी तो मेरी थी। कहानी खत्म की तो वो उन कैरेक्टर्स की थी। अब मैं उसे अपनी कहानी मानूं या ना मानूं, तो मैं उस कहानी को फिर करीब 2-3 हफ्ते के बाद दोबारा से देखता। अब क्योंकि वो कहानी उन कैरेक्टर्स ने बना ली थी अपनी, तो मेरे लिए एक अजनबी, एक बाहरी व्यक्ति बन के अपनी कहानी को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि मुझसे तो वो कहानी छीन के आगे ले गए थे, तो अब मैं इन कहानियों को उनके एंगल से पढ़ता हूँ कि भाई अब मैं देखता हूँ तुमने क्या किया। और जब मैं उन कहानियों को पढ़ता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि यार हाँ, वाक़ई ये जो कैरेक्टर कह रहे थे, वही सही कहानी है। जो मैं सोच रहा था उसमें या तो नाटकीयता थी या उसमें अ, पॉसिबिलिटी तो थी, प्रोबेबिलिटी नहीं। देखिए, जीवन के सच में और कहानी के सच में एक मूलभूत अंतर होता है। जो जीवन का सच है, वो तो सच है। आपको उसका कोई सबूत नहीं देना क्योंकि वो सच है। वो घटित हो चुका है। आपको मानना ही पड़ेगा। अखबार में खबर छप गई कि ये हुआ है। आपको मानना पड़ेगा क्योंकि समाचार है। टेलीविजन ने सुना दिया। लेकिन जो कहानी का सच है, उसके लिए कहानीकार को बहुत मेहनत करनी, और वो मेहनत क्या है कि उसे अपने सच को सिर्फ पॉसिबल नहीं बनाना है, उसे प्रोबेबल बनाना है। पढ़ने वाले को लगे कि सच में ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। जब किसी कहानीकार को ये बात समझ में आ जाती है कि मुझे ये सच समझ में आ गया, कहानी में इस सच को कैसे पिरोना है। अगर आप हर चीज संयोग से दिखा देंगे कि ये चीज संयोग से हो गई, ये संयोग से हो गई, एक बिंदु तक तो संयोग संभव है, लेकिन उसके बाद पाठक आपसे सवाल करता है कि भाई हर बार हर चीज संयोग से हो रही है तो तुम क्या कर रहे हो। तो हमें अगर कुछ करना है तो हमें ये समझना होगा कि हमें अपने सच को सच बनाने के लिए किस तरह की मेहनत करनी है। अब ये हुआ कि कहानियां लिखी गई, कहानियां आगे बढ़ी, और पहला कहानी संग्रह काला सागर बन के तैयार हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट उसका। मैं रहता था बॉम्बे में और सारे पब्लिशर थे दिल्ली में। तो हमने एक ही पब्लिशर का नाम सुन रखा था, वाणी प्रकाशन। तो उन दिनों उसके मालिक थे अशोक महेश्वरी। तो हम एक दिन उनको फोन करके, ये वो जमाना था जब टेलीफोन 11-11 साल अप्लाई करके वेट करने के बाद मिला करता था। ये वो जमाना था जब बजाज स्कूटर आप 500 रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा कराते थे, फिर आपको एक नंबर मिलता था। कम से कम 10 साल की वेट करने के बाद आपको बजाज स्कूटर मिलता था जिसको आप चलाते थे। स्कूटर, बजाज और टेलीफोन ऐसे नहीं मिलते थे जैसे आज मिलते हैं। तो हम उस जमाने में जब हमने फोन किया उनको, तो उन्होंने कहा कि कौन बोल रहा है, तो मैंने कहा जी मैं तेजेंद्र शर्मा, एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सन हूं।
और खट से कहा, "मैं नरेंद्र कोहली का दोस्त हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।" तो मुझे लगा कि नरेंद्र कोहली के नाम से शायद वो थोड़े दबाव में आ जाएँ। तो वो बड़े हँस के बोले, "अगर आप उनके दोस्त नहीं भी होते तो हम आपसे मिलते ना, आप आइए।" तो मैं अशोक महेश्वरी को मिलने गया। तो मैंने उनको वो मैन्युस्क्रिप्ट दिया, मैंने कहा, "जी, मैंने ये कहानियाँ लिखी हैं, इसमें कुछ एयरलाइन के एक्सपीरियंस है, कुछ अनुभव है।" तो उन्होंने पूछा कि कौन-सी कहानी अ, आपकी इसमें मेन कहानी है? मैंने कहा, "जी, मेरी तरफ से तो सारी मेन है, लेकिन जो शीर्षक कहानी है काला सागर, वो एक एयर क्रैश पर आधारित है और एयर क्रैश के बाद हाउ एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू कैश ऑन द क्रैश। ये मेरी मुख्य कहानी है इस किताब में, बाकी कहानियाँ सारी अच्छी हैं मेरे हिसाब से।" तो उन्होंने अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट रखा, उसके बाद वो अपने वो एक उनका पैनल होता है, उस पैनल को दिया। तो 2, 3, 4 महीने बीत गए। फिर एक दिन हमने बॉम्बे से उनको फ़ोन करके पूछा कि अशोक जी, कोई निर्णय हुआ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपकी किताब छाप रहे हैं। तो मित्रों, वो किताब छपी, तब तक वर्ष 1990 आ गया था। पहली कहानी हिंदी की 1980 में छपी थी और 1990 में वो किताब छप गई। अब आपको बताऊँ कि मैं किस तरह का एंशिएंट राइटर हूँ। जो पहली किताब छपी थी काला सागर हार्ड बाउंड हिंदी में, उसकी कीमत थी ₹30 और जो पहली किताब 1977 में अंग्रेजी की छपी थी, उसकी कीमत थी ₹10। तो मैं ₹10 की किताब के ज़माने से लिख रहा हूँ और हिंदी में ₹30 की किताब के ज़माने से हार्ड बाउंड मेरी किताबें छप रही हैं और मेरा पहला प्रकाशक वाणी प्रकाशक था। ये मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। तो मुझे कभी भी प्रकाशन में वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जो मैं सुनता रहता था कि लोग कहते थे भई किताब छपती नहीं है। मैं बॉम्बे वाला था, मैं एक आउटसाइडर था। मैं खुले दिल से वामपंथियों की आलोचना करता था। टोटली बहुत लोगों ने मुझे बॉयकॉट कर रखा था। अ, आज के संदर्भ में कहूँ तो शायद मैं हिंदी कहानी का सुशांत सिंह राजपूत था। मगर मैंने हिम्मत हारी नहीं और मैं लिखता गया। सबसे बड़ा संबल थी इंदु, क्योंकि हर कहानी को वो ठीक करती थी। कोई भी चीज़ कमी रह जाती थी, कई शब्द नहीं मिलते थे तो वो देती थी। मेरी पहली 25 कहानियाँ सब की सब इंदु ने ठीक की। अगर वो नहीं होती तो मैं हिंदी का कहानीकार नहीं होता। क्योंकि 25 कहानियाँ जब आपकी पत्नी ठीक करती है, तो वो शी मेक्स श्योर वो ठोक-पीट के बजा के आपको एक अच्छा लेखक बनाने का फैसला कर चुकी है। इसके लिए उसने अपने लेखन को त्याग दिया, उसने अपने जीवन में 3-4 कहानियाँ लिखी बस और उसकी कहानी सारिका वगैरह में पब्लिश हुई, वो इतना अच्छा लिखती थी कि सारिका ने उसे छापा। लेकिन उसने अपने लेखन को छोड़ दिया और केवल मेरे लेखन पे ध्यान देना शुरू कर दिया और मुझे समझाती रही कि देखिए, एक कहानी का ज़रूर ज़िक्र करूँगा, कहानी थी रेत के शिखर। मैंने वो कहानी लिखी, धर्मयुग से वापस आ गई, सारिका से वापस आ गई। तो मैं वैसे मतलब उन लकी लोगों में से हूँ जो धर्मयुग और सारिका में छपा करते थे, कादम्बिनी में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, इन सब में छपा करते थे। तो मैं उन पत्रिकाओं की पैदाइश हूँ जो बाद में हंस
में आके ग्रेजुएट किया। हंस, कथादेश और वो जो वागर्थ और ज्ञानोदय, फिर बाद में नया ज्ञानोदय, इन सब में हम छपे। तो इन्होंने कहा कि आपकी कहानी का थीम है क्या? मैंने कहा मेरी कहानी का थीम यही है कि जो कोई औरत पीएचडी करने की कोशिश कर रही है, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेड होने की कोशिश हो रही है वहां पे। तो मैंने अपनी कहानी में दिखाया था कि वो महिला एक्सप्लॉइटेशन के लिए हाँ कर देती है और वो लेक्चरर बन जाती है, पीएचडी हो जाती है। और जब-जब उसे डॉक्टर कह के बुलाया जाता है, तो वो हर रोज़ कई मौतें मरती है। क्योंकि डॉक्टर शब्द सुनते ही उसे वो सारा याद आ जाता है, जो उसके गाइड ने उसके साथ किया। तो इंदु ने कहा अगर तो आपका एम यूनिवर्सिटी का भ्रष्टाचार दिखाना है, तो क्या ज़रूरी है कि उसे पीएचडी मिल जाए? अगर उसे पीएचडी नहीं मिलेगी, तो भी तो आप भ्रष्टाचार दिखा देंगे ना कि उसने क्योंकि हाँ नहीं की, तो उसे पीएचडी नहीं मिली। बहुत रिलक्टेंटली इंदु से बिल्कुल एग्री ना करते हुए, मगर क्योंकि सारिका और धर्मयुग दोनों ने वापस कर दी थी, तो मुझे लगा कि चलो इंदु की बात मानने में क्या हर्ज है। तो मैंने उस कहानी का एंड चेंज किया और फिर दिखाया कि उसे पीएचडी नहीं मिली। और आप सोचिए इंदु कितनी ब्रिलियंट रही होगी कि वही कहानी जो सारिका से वापस आ गई थी, जब दोबारा भेजी तो वहां छप गई। तो आप सोचिए कि कितना अहम किरदार इंदु का रहा होगा मुझे साहित्यकार बनाने में। तो आज अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो क्रेडिट गोज टू इंदु, और अगर आपको मेरी कहानियां सहनी पड़ती हैं तो सारे आरोप आप इंदु पे लगाइए, मुझ पे मत लगाइए। तो फिर एक समय आया कि इंदु बहुत बीमार हो गई, कैंसर हो गया। तो कुछ कहानियां मैंने कैंसर में भी लिखी, एक इंदु के जीवन में और कुछ कहानियां उसके जाने के बाद। मगर उन दिनों एक कहानी लिखी थी, देह की कीमत। वो एक सोच थी, एक घटना थी छोटी सी कि एक भारतीय मूल का लड़का जो इल्लीगली जाके जापान में बस गया है, उसकी वहां मौत हो गई। तो किसी विदेशी धरती पे इल्लीगल इमिग्रेंट की लाश के क्या मायने हैं, कितना भयावह ख्याल है। और जब उसके दोस्त उसकी लाश को भेजने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, तो उच्चायोग का अधिकारी कहता है कि भाई सुनो, अगर तुम सारे पैसे उसकी लाश को भेजने में लगा दोगे तो उसकी बीवी को क्या मिलेगा? तो वो सारे लोग कहते हैं जी आप बताइए क्या करें? तो कहता है हम ऐसे करेंगे कि इसका क्रियाकर्म यहाँ जापान में कर देते हैं, मिनिमम में, और अस्थियां जो हैं वो मैं डिप्लोमेटिक मेल से भेज दूंगा। जो पैसे हैं वो इसकी बीवी को भेज दो, उसको नई लाइफ शुरू करने में काम आएगी। अब ये सारे दोस्त समझ नहीं पा रहे कि ये इतना निष्ठुर काम वो कैसे करें। पत्नी अपने पति को देख नहीं पाएगी, उसकी लाश को देख नहीं पाएगी। तो जो एम्बेसी का अधिकारी है नवजोत सिंह, ये नवजोत सिंह मेरा एक दोस्त था जो एमए में मेरे साथ काम करता था, उसका नाम था नवराज सिंह। तो ये कहानी उसने मुझे हवाई जहाज में 5 मिनट में एक छोटी सी घटना सुना दी थी कि वो जिससे निपट के आ रहा था टोक्यो से। तो वो तो चला गया लेकिन मेरा दिमाग खराब कर गया, मुझे ये सारी कहानी बनानी पड़ी। तो फिर मैंने अपने जीवन में से लोगों को चुना कि इस कहानी का कौन सा किरदार कौन हो सकता है।
एक मेरा दोस्त था हरदीप सिंह, उसको मैंने कैरेक्टर बनाया। एक मेरे ड्राइंग के टीचर थे, जिनका नाम था सतनाम सिंह ही था शायद। वो अ, पठानी सूट पहनते थे सफ़ेद रंग का, उसके ऊपर कोट पहनते थे और पगड़ी उनकी लाल रंग की होती थी। वो बहुत अच्छा बोलते थे, तो उनको मैंने दारजी के किरदार में गढ़ा। उनके बोलने का ढंग, उनका सोचने का ढंग। तो इस तरह मैंने अलग-अलग जीवन के लोगों से और उस कहानी का जो मैंने घटना स्थल बनाया, वो फरीदाबाद का सेक्टर 15 और 18। सेक्टर 18 लोअर मिडल क्लास का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का सेक्टर है और सेक्टर 15 अमीर लोगों का बंगलों वाला, गाड़ियों वाला सेक्टर है। और लड़की जो है वो गरीब सेक्टर से सड़क लांघ के अमीर सेक्टर में जाना है। तो रास्ते में क्या कुछ होता है, वो सारी इमेजरी मैंने एस्टेब्लिश की उस कहानी के लिए। और एक 15 सेक्टर जाने के लिए 18 सेक्टर से क्या-क्या छोड़ के जाना है, रास्ते में कौन-कौन गवाह है। और अब जब वो ये तय हो जाता है कि लाश वहीं क्रीमेट हो जाएगी और पैसे भेजे जाएँगे, तो यहाँ लड़के की माँ कहती है, "बेटा तो मेरा मरा है, पैसे सारे बहू खा जाएगी।" तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पैसे का, कि रिश्ते अब अर्थ से संचालित होते हैं। तो मेरी कहानियाँ 1980 से ही जो आ रही हैं, उनमें आर्थिक पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भी जो दारजी हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिर, एक पॉजिटिव कैरेक्टर का। उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये औरत जो बोल रही है, इसके साथ ये पिछले 30 साल से शादीशुदा है। आज आपको बताऊँ, एक वेबसाइट है प्रतिलिपि। मुझे पूरी उम्मीद है कि अ, उनकी फिगर्स करेक्ट होंगी। अकॉर्डिंग टू प्रतिलिपि, ये कहानी 1,60,000 पाठक पढ़ चुके हैं और उस पर करीब-करीब 2,500 से 3,000 टिप्पणियाँ मुझे मिल चुकी हैं पाठकों की, जो बाय ईमेल आती हैं। तो ये कहानी एक पर्टिकुलर समय तक मेरे लिए मेरी ट्रेडमार्क कहानी बन गई थी। तो ये कहानी पढ़ के इंदु ने कहा था कि अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मैं आसानी से मर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे आपकी कहानियाँ ठीक नहीं करनी, अब आप ठीक लिख लेते हैं। तो मित्रों, 3 कहानी संग्रह जब छप गए और तीनों वाणी से ही छपे थे। इस बीच अशोक महेश्वरी राजकमल में चले गए और वाणी को अरुण महेश्वरी ने टेक ओवर कर लिया। मैं इंदु की मौत के बाद हमने इंदु शर्मा कथा सम्मान शुरू किया, जो हम पहले बॉम्बे में किया करते थे एयर इंडिया ऑडिटोरियम में, जिसमें पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर धर्मवीर भारती, जिन्होंने इस सम्मान को नाम भी दिया था, इसकी राशि भी तय की थी और पहले प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनना भी माना था। ये प्रोग्राम बाद में बढ़ता गया, इसमें राजेंद्र यादव, कमलेश्वर जी, मनोहर श्याम जोशी, ज्ञान रंजन, गोविंद मिश्र, कन्हैयालाल नंदन, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, ये सब लोग साथ-साथ जुड़ते गए। और पहली बार मित्र बताते हैं कि हम लोग पूछा करते थे, "वहाँ जाओगे?" और जब हमने आखिरी प्रोग्राम किया है, तो वो कहा करते थे, "वहाँ तो मिलेंगे ही।" तो ये इंदु शर्मा कथा सम्मान की अचीवमेंट थी उन 5 सालों की। फिर हम इस सम्मान को लंदन ले आए। इस सम्मान को चलाने में सूरज प्रकाश, जो कहानीकार हैं बॉम्बे में, और उनकी पत्नी मधु जी, उन दोनों ने हमारी बहुत सहायता की। शुरुआती दिनों में तो
अगर सूरज और मधु जी नहीं होते तो शायद हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाते। बाद में इससे और भी लोग जुड़े। दिल्ली में वंदना यादव ने हमारा पूरा काम सँभाल लिया था कि जो भी काम हमें करना होता था। तो फिर हमने ये किया कि हमने इस प्रोग्राम के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वेन्यू फिक्स किया और हमने भारत से जो साहित्यकार आते थे, उन्हें लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपने एमपी और मिनिस्टर्स द्वारा सम्मानित करवाया जाता था। हम 1 सप्ताह के लिए उन्हें अपने साथ रखते थे और उन्हें घुमाते थे, फिराते थे लंदन, उसके आस-पास बर्मिंघम। बर्मिंघम में डॉक्टर कृष्ण कुमार की संस्था गीतांजलि भी एक कार्यक्रम उन अवार्ड विनर्स के लिए रखती थी। और यहाँ मैंने अपने बाबूजी और माँ के नाम पे एक पद्मानंद साहित्य सम्मान शुरू किया जो ब्रिटेन के लेखकों के लिए था। पद्मा मेरी माँ का नाम और नंद गोपाल पिताजी का, तो दोनों को मिला के पद्मानंद कर दिया था। तो 15 साल तक ये सम्मान चलाया। यहाँ कहानी की गोष्ठियाँ शुरू की, कहानी की वर्कशॉप्स की। अ, 2 कहानीकार जय वर्मा और अरुण सबरवाल हमारे उस कहानी कार्यशाला से कहानीकार के तौर पे उभर कर आए। जब मैं 98 में यहाँ आया था तो किसी भी कहानीकार का अपना कहानी संग्रह नहीं छपा हुआ था। कविता सब लोग लिखते थे लेकिन कहानी इतनी ज़्यादा नहीं लिखी जाती। तो हमने कथा यूके के माध्यम से, जो कथा यूके है ये भारत में इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट था, लेकिन यहाँ आके उसका नाम हमने कथा यूके रख दिया। और यहाँ उसकी पहली चेयरपर्सन थी दिव्या माथुर। उसके बाद विभाकर बख्शी जो ऑडियो रिकॉर्ड्स कंपनी है उनकी नवरस, उसके मालिक। उसके बाद कैलाश बुधवार जो बीबीसी में हिंदी के इंचार्ज थे। अचला शर्मा भी कुछ दिनों के लिए वाइस चेयर बनी हमारी संस्था की। तो इस तरह से संस्था आगे बढ़ी और हमने देखा कि जो लोग यहाँ लिख रहे हैं, उनके लेखन को भारत में ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही। तो हमने भारत में यमुनानगर के डीएवी स्कूल के साथ मिलके अपने दोस्त अजित राय के माध्यम से वहाँ प्रवासी सम्मेलन करवाए ताकि जो भारतेतर हिंदी साहित्य है, जो भारत के बाहर लिखा जा रहा है, उसे कम से कम हम लोगों तक पहुँचा सकें, बताएँ कि इसमें है क्या? और वहाँ भी हम राजेंद्र यादव, संजीव, अजय नावरिया, गीता श्री, जितने भी हमारे लेखक जुड़ सकते थे, जमशेदपुर से विजय शर्मा भी आती थी। यहाँ दिल्ली के तो जितने लोग थे, सब के सब, और प्रकाशक अरुण माहेश्वरी भी और अ, भारद्वाज भी। तो हम सबको, और भारत भारद्वाज भी, जब भारद्वाज का नाम लिया और प्रेम जन्मेजय पहले प्रोग्राम में गए थे साथ। तो मतलब एक मेला लगता था बाकायदा बड़ा-सा, जिसमें दिल्ली में हिंदी के तमाम लोग वहाँ जाके जुड़ते थे, एकेडमिक्स वाले भी और साहित्य वाले भी। असगर वजाहत भी वहाँ गए थे, मुझे याद है। अब एकदम से सारे नाम तो याद नहीं आ पाएँगे मगर बहुत सारे, और लंदन से भी कई लोग गए, हमारे वहाँ अटेंड करने के लिए। तो ये हमने एक मुहिम शुरू की कि जो भारत के बाहर लिखा जा रहा है, उसे हम कम से कम लोगों तक पहुँचाएँ। फिर ये प्रोग्राम बॉम्बे में किया और कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कई जगह हमने रखा कि ताकि यहाँ के लोग आपस में इंटरैक्ट करें, इनको पता चले कि हमें लिखना क्या है। तो इस बीच मैं खुद भी कुछ-कुछ लिखता रहता था, कविताएँ वगैरह भी लिखता था। लेकिन मुझे हमेशा एक चीज़ थी कि मुझे अतुकांत कविता के मुकाबले जो लोग मुझे अट्रैक्ट करते थे, वो थे हिंदी के गज़लकार। मैं ज़्यादा पुराने में नहीं जाता, लेकिन जो मेरे आस-पास, मेरे साथ के या मुझसे कुछ उम्र में छोटे भी गज़लकार जो हैं, मैं उनकी कुछ शेर आपको सिर्फ़ इसलिए सुनाऊँगा
कि इन्होंने मेरे डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। जैसे मेरा एक बहुत फ़ेवरेट शेर है, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का लिखा हुआ, जिसे चींटी से लेकर चाँद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शेर है, जो सिर्फ़ 2 लाइनों में ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी परिभाषा दे देता है। और ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं दीक्षित दनकौरी। शेर क्या होता है? वो खाली कहते हैं कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता। शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। तो देखिए कितने सरल शब्दों में वो शायरी को समझा देते हैं कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। और मंगल नसीम हमारे एक दोस्त हैं, कहते हैं कि ठीक हो जाओगे कहते हुए मुंह फेर लिया। ठीक हो जाओगे कहते हुए मुंह फेर लिया, हाय क्या खूब वो बीमार का मन रखते हैं। हम तो हालात के पथराव को सह लेंगे नसीम, बात उनकी है जो शीशे का बदन रखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये लोग कितने खूबसूरत क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, जो दो दो लाइनों में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। और मेरे जैसा आदमी उन दो दो लाइनों से कितना कुछ सीखता है। जैसे राजेश रेड्डी आज के हालात पर एक शेर लिखते हैं, कहते हैं कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। देखिए कितनी मासूमियत से आज की दुनिया पर इतनी खूबसूरत एक टिप्पणी कर देते हैं। ऐसे ही मैं सर्वेश चंदौसी और देवमणि पांडे को भी बहुत पसंद करता हूं। और एक हमारे मुकाबले कुछ यंगर ही कहेंगे, एक शायरा है, उसका एक शेर है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। तो ये देखिए कि तो है वाला जो एक्सपेरिमेंट है, वो कितना खूबसूरत निभाती है कि सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है। तो ये देखिए कि मैं इन लोगों से सुनता हूं, सीखता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी कुछ ऐसा कह पाऊं जो अगर इनके मुकाबले का नहीं, तो कम से कम कोई पढ़े तो ये तो कहे कि यार सहने लायक तो है। तो मैं अपनी 2 लाइनें आपको सुनाता हूं कि घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है, शिद्दत से आज दिल ने उसे याद किया है। घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है, शिद्दत से आज दिल ने उसे याद किया है। जग सोच रहा था कि है वो मेरा तलबगार, जग सोच रहा था कि है वो मेरा तलबगार। मैं जानता हूं उसने ही बर्बाद किया है। मैं जानता हूं उसने ही बर्बाद किया है। तू ये ना सोच शीशा सदा सच है बोलता, तू ये ना सोच शीशा सदा सच है बोलता। जो खुश करे वो आईना इजाद किया है। सीने में जख्म है मगर टपका नहीं लहू, सीने में जख्म है मगर टपका नहीं लहू। कैसे मगर ये तूने ऐसे याद किया है। तुम चाहने वालों की सियासत में रहे गुम, तुम चाहने वालों की सियासत में रहे गुम।
सच बोलने वालों को नहीं शाद किया है, शिद्दत से आज दिल ने उसे याद किया है। तो दोस्तों, मैं गज़लें, कविताएँ लिख लेता हूँ, संकलन भी छपे हैं, मगर मुझे सच में ऐसी कोई गलतफ़हमी नहीं है कि मैं सचमुच का शायर या कवि हूँ, क्योंकि जब लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, दीक्षित दनकौरी, सर्वेश चंदौसवी और ये दीप्ति मिश्रा, जब इन सबको सुनता हूँ, तो लगता है कि भाई, मैं काहे का कवि? मैं इन लोगों को सुन लेता हूँ, ये लोग मुझे कभी पर्सनली सुना देते हैं, ये मेरे लिए काफ़ी है। मेरी कविताएँ और कहानियाँ मेरी कविताएँ और ग़ज़लें ज़्यादा से ज़्यादा एक कहानीकार की कविताएँ और ग़ज़लें होती हैं। मगर मैंने एक छोटी-सी चीज़ जो अभी हाल ही में मैं 1-2 बार सुना भी चुका हूँ, जो ये आज के हालात हैं भाई लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जो कोरोना के हालात हैं, उन पर कुछ शेर लिखे हैं। कोशिश ये है कि इस अ, रचना में कहीं भी कोरोना और महामारी ये 2 शब्द ना हों। तो आप ध्यान दीजिएगा कि रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप हैं, सुनसान हैं। रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप हैं, सुनसान हैं, लग रहा है ज्यों सड़क पर खुल गए शमशान हैं। रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप हैं, शमशान सुनसान हैं, लग रहा है ज्यों सड़क पर खुल गए शमशान हैं। दूरियां 2 गज की कैसे प्यार में संभव भला, दूरियां 2 गज की कैसे प्यार में संभव भला, घर में बैठे हैं मगर सब लग रहे अनजान हैं। घर में बैठे हैं मगर सब लग रहे अनजान हैं। एड़ियां फटने लगी हैं, खून भी रिसने लगा है। एड़ियां फटने लगी हैं, खून भी रिसने लगा है। गांव तो जाना ही है, खतरे में चाहे प्राण है। शहर कोई भी हो, खतरा हर जगह है एक सा। शहर कोई भी हो, खतरा हर जगह है एक सा। लोग कितने चल बसे, बस इस खबर पर कान है। कब्र ने भी इस तरह से दायरा अपना बढ़ाया। ये न्यूयॉर्क को दिमाग में रख के जरा सोचिएगा कि कब्र ने भी इस तरह से दायरा अपना बढ़ाया। एक ही में जाने कितने रह रहे मेहमान हैं, एक ही में जाने कितने रह रहे मेहमान हैं। रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप है, सुनसान है। तो मित्रों, ये कुछ लिखने का प्रयास करता हूं, लेकिन मुख्य विधा कहानी है। कहानियां यहां आके मैंने देखा कि अब मुझे कहानियां वो लिखनी है जो हिंदी साहित्य को कुछ नए थीम दें, कुछ हिंदी साहित्य में नया जोड़ें। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो अ, हिंदी साहित्य के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा नहीं पाऊंगा। तो यहां आके मैंने ये देखा कि देखिए, जो कहानीकार है वो कहानियां लिख रहे हैं नॉस्टैल्जिया से। तो हमने एक मुहिम चलाई कि भाई नॉस्टैल्जिया शुरुआती लेखन के लिए तो ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ आए हैं अपने देश को छोड़ के, तो अपनी कहानियों में नॉस्टैल्जिया रखेंगे। अब आप उससे एक स्टेज आगे जाइए। दूसरी स्टेज वो होती है कि जब कहानीकार अपने अपनाए हुए मुल्क को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, वहां के समाज को समझना शुरू करता है और अपने लेखन में सूचनाएं देता है कि मेरे अपनाए हुए देश में ये हो रहा है, लंदन में तो ऐसा होता है, अमेरिका में तो ऐसा होता है। ये कहानियों में आना शुरू हो जाता है। और तीसरी स्टेज होती है जिसमें लेखक अपने अपनाए हुए देश का पूरी तरह से हिस्सा बन जाता है और उसके बाद वो उस देश के बारे में ठीक वैसे ही लिखता है जैसे कोई अंग्रेज अंग्रेजी में लिखेगा। लिखते हम अपने अपनाए हुए देश के बारे में हैं और सरोकार
यहाँ के हैं मगर भाषा हिंदी है। इस तरह हम हिंदी साहित्य में एक ऐसी नई अ अ, धारा जोड़ देते हैं, जिसके बारे में ना तो आलोचकों को पहले पता था कि ऐसा भी कुछ लेखन हो सकता है। क्योंकि किसी आलोचक को नहीं पता कि उस जब ये कहानी लिखी गई कि कब्र पहले से बुक की जाती है जैसे फ्लैट बुक किया जाता है। और वहां भी इंसान कोशिश करता है कि अगर बाय वन गेट वन फ्री हो जाए तो। और उसके बाद अ, लाश के मेकअप के भी अलग-अलग पैकेजेस हैं। एक प्लैटिनम पैकेज है, गोल्डन पैकेज है, सिल्वर पैकेज है। आप जितना गुड़ डालोगे उस तरह से लाश का मेकअप होता जाएगा। ब्राइडल मेकअप चाहिए बिकॉज़ हर आदमी लाश की अंतिम जो फ़ोटो होगी वही देखेगा, वही याद रखेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसे थीम जहाँ हम दिखा सकें कि बाज़ारीकरण ने, ग्लोबलाइज़ेशन ने किस तरह से इस्तेमाल किया है हमारे जीवन को कि अब वो मौत के साथ भी खेलने लगा है, बाज़ारवाद जो। तो वो कहते हैं कि अच्छा सुनिए अगर आप हमारा मेकअप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये कर सकते हैं कि आप हमसे प्रोडक्ट्स खरीद लीजिए और इन प्रोडक्ट्स से लाश का मेकअप खुद कर लीजिए। और जब वो पत्नी के कहने पे फ़ोन किया जाता है कि हम कब्रें कैंसल करना चाहते हैं, तो कब्रिस्तान कहता है कि आपने जब कब्र बुक की थी और आज जब आप कैंसल कर रहे हैं, तो इसमें आपको 700 पाउंड पर कब्र का फ़ायदा है। तो जो ख़ाविंद है, जो पति हैं, उनकी आँखों में चमक आ जाती है, कहते हैं यार इससे अच्छा बिज़नेस क्या हो सकता है? कब्र बुक करो, कब्र बेचो, कब्र बुक करो, कब्र बेचो। तो ये कुछ नए किस्म के थी। कोख का किराया, मुझे मार डाल बेटा, पापा की सज़ा और अभी हाल ही में लिखी कहानी संदिग्ध अ, बेतरतीब ज़िंदगी, ज़मीन भुरभुरी क्यों है? कि एक पति है जो यहाँ फाइनेंशियल मिसएप्रोप्रिएशन करता है और उसे 1.5 साल की सज़ा हो जाती है। उसे सी क्लास ओपन जेल में रखा जाता है। अब पहले तो मैंने 3 महीने सी क्लास ओपन जेल जाके देखी कि होती क्या है? इंग्लैंड में अगर किसी को सी क्लास ओपन जेल में डाला जाए तो उसका अर्थ क्या है? वो क्या चीज़ है? जब मुझे समझ में आया कि सी क्लास ओपन जेल क्या होती है, तब मैंने उसपे लिखना शुरू किया क्योंकि अगर मुझे मालूम ही नहीं कि फाइनेंशियल मिसएप्रोप्रिएशन वाला आदमी किस तरह की जेल में जाएगा, उसका जीवन कैसा होगा, उसे वहाँ कैसे रखा जाएगा। अब हमारे यहाँ फ़िल्मों में तो होता है ना कि एक ही जेल में खूनी भी है, एक ही जेल में सब एक ही तरह खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है और भारत में भी शायद ऐसा नहीं होगा, फ़िल्मों में दिखा देते हैं। क्योंकि जो फाइनेंशियल अ अ, मुल्ज़िम हैं या मुजरिम हैं, उन्हें हम जो हत्यारे हैं, उनके साथ एक ही जगह नहीं रख सकते। अब ये आदमी जो है वो पढ़ा-लिखा है, उसे उसके हिसाब से दिया गया है एक जेल में और उसके बाद उसके कमरे की चाबी उसके पास है। कोई जेलर आके उसका कमरा बंद नहीं करता और ऐसे जंगले-वंगले कुछ नहीं लगे हुए, वो अपना ओपन जेल है क्योंकि सी क्लास ओपन जेल है, तो बहुत दूर तक जेल है और वहाँ अंदर अलग-अलग कमरे बने हुए हैं। लेकिन सुबह 5 बजे सब उठते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं और सब कुछ समय पे होता है। फिर उसे टोकरियाँ बनानी सिखाई गई, फिर उसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस सिखाया गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सब कुछ सिखाया गया। कहानी के अंत तक होता ये है कि वो जेल में रहते हुए इस मेथोडिकल जीवन जीने से, डिसिप्लिन्ड जीवन जीने से उसका वेट 10 किलो कम हो जाता है और वो 5 साल जवान हो जाता है। और जो पत्नी है,
वो घर के सारे बोझ उठाए हुए है। उन बोझों को उठाते-उठाते वो उस 1 साल में 10 साल बूढ़ी हो गई है। उसके बालों में सफ़ेदी आ गई है। जब वो अपने पति को देखती है, जेल से वापस आने पे, तो शीशा देखती है और फिर उसके दिमाग में ख़्याल आता है कि जज साहब, आपने सज़ा मुझे दी थी या इस आदमी को जिसने फाइनेंशियल मिसएप्रोप्रिएशन की थी? बूढ़ी तो मैं हो गई आपकी सज़ा से। तो ये कुछ कहानियाँ हैं जो यहाँ आके मुझे मिली। मैंने यहाँ के मुस्लिम समाज को देखा। मैं शायद हिंदी का एक अ, स्पेशल राइटर हूँ, जिसने मुस्लिम पात्रों को लेके कम से कम 8-10 कहानियाँ लिखी। वो सारे पात्र यहाँ के हैं, जो यहाँ से पाकिस्तान से आए हैं, भारत से आए हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं। एक कहानी मेरी एक बार होली, दीवार में रास्ता, तरकीब, ये सारी कहानियाँ मुस्लिम पात्रों को लेकर हैं। तो आप जब भारत से बाहर रहें, तो एक लेखक के तौर पे आपका ये कर्तव्य है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने अपनाए हुए देश को अपने पाठकों तक पहुँचाएँ। और आज प्रकाशन की उतनी समस्याएँ नहीं रही हैं, जो पहले किसी ज़माने में थीं। अब तो जो भी आप लिखते हैं, वो कहीं न कहीं छप जाता है। आज तो ये हालत हो गई है कि इस तरह से प्रिंटिंग हो रही है कि आप खुद ही प्रिंटिंग कर लीजिए, आपको किसी प्रकाशक की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, किसी दिन कहानी पाठ भी करेंगे। आज की बातें बेसिकली यही थी कि ये तेजेंद्र शर्मा, जिसके बारे में आप सुनते हैं, कुछ लोग बिना सुने, बिना मिले, बिना पढ़े कोई राय कायम कर लेते हैं। तो उनको ये पता चले कि भाई, ये भी एक सीधा-साधा आदमी है, हम लोगों की तरह रहता है। मैं भी यहाँ अकेला रहता हूँ इस घर में। मेरी बेटी बॉम्बे में है, जो टेलीविज़न पे एक्टिंग करती है। आजकल तो 6 महीने से सब बंद है। और मेरा बेटा यहाँ अपनी पत्नी के साथ लंदन के दूसरे एंड में रहता है। तो मैं भी आप ही की तरह से एक सीधा-साधा जीवन व्यतीत करता हूँ। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है, आपको प्लॉट मिलता है, आप उस पे घर बना लेते हैं, और मुझे प्लॉट मिलता है, तो मैं उस पे कहानी लिख देता हूँ। धन्यवाद। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो अब पूछ सकते हैं। गायन और अभिनय, हाँ, ये लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने कहा है कि गायन और अभिनय। मुझे स्टेज पे एक्टिंग करने का मौका मिला। उससे पहले दरअसल मैं ऑल इंडिया रेडियो में सत्येंद्र, शरत, दीनानाथ जी, इन लोगों से मैंने रेडियो में एक्टिंग करनी सीखी थी। तो वॉइस मॉड्यूलेशन जो है, वो मैं इन स्टॉलवर्ट से सीखा था, इन्होंने मुझे बताया था। एक हमारे हुआ करते थे कुमुद नागर, जो नागर जी के बेटे थे, वो भी उस टाइम दिल्ली स्टेशन पे थे। तो इन 3 लोगों ने मुझे एक्टिंग सिखाई। वहाँ से मैं मंच पे गया, फिर टेलीविज़न पे गया। टेलीविज़न के लिए शांति सीरियल के लेखन की टीम का हिस्सा बना, और फिर अन्नू कपूर की फ़िल्म अभय में नाना पाटेकर के साथ काम भी किया। तो ये मेरी कुछ थोड़ी अभिनय की है। और जहाँ तक गायन का है, कभी अपना भी लिखा गा लेता हूँ, और कभी अ, तलत महमूद और मुकेश के गीत भी गुनगुना देता हूँ। और तलत महमूद मेरे फ़ेवरेट सिंगर हैं, और वो जब गाते हैं कि फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। तो हाँ, लक्ष्मी शंकर जी पूछ रहे हैं कि भाई, मैं उपन्यास लिखा कि नहीं? अभी तक उपन्यास नहीं लिखा, आजकल लिख रहा हूँ।
उस उपन्यास का नाम है विल्सडन जंक्शन। लगभग आधे से ज़्यादा पूरा हो गया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, अब आपसे विदा लेता हूँ। अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में वापस मेरी चाय ठंडी हो गई, दोबारा बनाता हूँ और पीता हूँ और आप लोगों ने सुना, सहा, एप्रिशिएट किया। मृदुला जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, ममता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और अब मैं लाइव को बंद करूँगा और आप सबको नमस्कार जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच और फिर मुलाकात होती है। गॉड ब्लेस यू।